हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स करियर पॉइंट। मैं हूं रवि। फ़िलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग सीरीज़ सर्किट के सीक्वेंस में सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो है इसी सीरीज सर्किट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। प्योर कंडीशन में आरएलसी सर्किट पढ़ लिया, उसके बाद आरएल सीरीज़ पढ़ लिया, आरसी सीरीज़ पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में पढ़ेंगे। अब वो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारा जो है आरएलसी सीरीज सर्किट फ़िलहाल कुछ नया है, कुछ हटके है और बाकी सर्किट से इसमें क्या चीज़ हमें नया सीखने को मिलेगा। तो देखिएगा, एक रजिस्टेंस होगा, एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। ये तीनों सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो दिस इज़ द आरएलसी सीरीज सर्किट। ये आर, ये एक्सएल, ये एक्ससी। यहाँ पे करंट आई ऑफ टी, यहाँ करंट वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। बहुत टाइप के यहाँ हम केसेस देखेंगे। मतलब हम पहले यहाँ एक केस बनाएंगे जनरली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर केस सेकेंड देखेंगे कि कैसे होने वाला है। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, देखिएगा। इंटरेस्ट इसमें इसलिए आएगा क्योंकि हम जनरली एक ही कंडीशन में देखते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ साइन वेव अप्लाई करते हैं और साइन वेव अप्लाई करने पे हमें जो मिलता है बस हम उसी की स्टडी कर लेते हैं। बाकी इसमें आप देखिए कितने नई चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। वो कैसे, हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें बुक में नहीं मिलती हैं, ये आप देखेंगे कि बुक में जो है कुछ कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता इससे रिलेटेड, मैं वो भी आपको यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ केस फर्स्ट लेकर के चलेंगे, केस फर्स्ट लेकर के चलेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं पहले हम। केस फर्स्ट जो होगा, व्हेन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी तो क्या होगा, देन नेचर ऑफ सर्किट will be inductive and current led by voltage। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हुआ तो सर्किट का पूरा नेचर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव मतलब इंडक्टिव हो जाएगा और करंट इसमें लैग करेगी। जो टोटल करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगी। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड देखिए, व्हेन XC is greater than XL then nature of circuit will be capacity and current will be leading by voltage। ठीक है ना, ये कंडीशन। केस थर्ड देखिए, ये केस थर्ड हम अभी आज नहीं पढ़ेंगे, दो केस पढ़ेंगे। केस थर्ड रेजोनेंस में पढ़ेंगे। केस थर्ड क्या कहता है, व्हेन XL is equal to XC, then nature of circuit will be pure resistive phi is equal to 0, पावर फैक्टर यूनिटी, ना ही लीड ना ही लैग। ठीक है ना, ना ही लीड और ना ही लैग। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मैं भी इसका लास्ट में आपको एक समरी भी इसका जो है फिलहाल सीरीज सर्किट का पूरा बताऊंगा। तो ये तीन केस हमारे पास अराइज होंगे इसमें। पहला केस है, अब यहाँ पे पावर फैक्टर आप देखेंगे तो 1 और 0 के बीच में होगा। यहाँ पावर फैक्टर 1 और 0 के बीच में होगा। यहाँ पावर फैक्टर यूनिटी, एंगल 0, ना ही लीडिंग ना ही लैगिंग। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो पावर फैक्टर 0 आता है
लेकिन उसको जीरो पावर फैक्टर लैगिंग बोलते हैं, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। और जो कैपेसिटर प्योर कैपेसिटर होता है वहाँ जो पावर फैक्टर जीरो आता है उसको हम जीरो पावर फैक्टर लीडिंग बोलते हैं। तो ये सब आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, तभी आगे चल के मशीन में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं सबसे पहला केस लेकर के चलूँगा। सबसे पहले केस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला केस देखिएगा, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले केस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हमें z इसका लिखना हो, z इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू हम लिखेंगे r प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी। अगर ध्यान दीजिए, यही मैं बताते चल रहा हूँ, अगर सेकेंड केस लेंगे तो एक्स सी माइनस एक्सएल कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स सी माइनस एक्सएल कर देंगे। चूँकि एक्स सी जब ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सएल को हम उसमें से माइनस कर देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अभी हमें मॉड ऑफ जेड निकालना है, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, सॉरी मॉड ऑफ जेड हम निकालना है तो अंडर रूट एक्टिव पावर का, एक्टिव कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फाई निकालना है तो दैट इज tan इनवर्स रिएक्टिव कंपोनेंट अपान, रिएक्टिव मीन्स इमेजिनरी अपान रियल, तो यहाँ से फाई मिल गया। पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर नो डाउट, पावर फैक्टर नो डाउट आपका क्या होगा, लैगिंग इन नेचर होगा। कॉस फाई इज इक्वल टू, अभी तक हम लोग आर बाई जेड देखते थे, तो यहाँ पर भी आर बाई जेड ही होगा, जेड की वैल्यू बस चेंज हो गई है। इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर हम बनाएं तो आप देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस को लेना है। हमने करंट को लिया या कुछ भी ले लिया, हमने रेजिस्टेंस को लिया। रेजिस्टेंस से इंडक्टर जो है, चूँकि हमारे पास इंडक्टिव सर्किट है, क्या है हमारे पास, इंडक्टिव सर्किट है, मतलब ये जो पूरा सर्किट का नेचर है वो कैसा है, इंडक्टिव है। तो सर्किट का नेचर अगर इंडक्टिव है मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका वेवफॉर्म बनेगा। इधर आपका एक्स सी होगा, इधर आपका एक्सएल होगा। अब चूंकि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी है, ये एक्सएल है, तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी कुछ दिखेगा, ये मिल जाएगा जेड, दिस इज योर फाई, ये आपका एक्स सी है। ठीक है ना, तो इसका फेजर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। ठीक है, तो नो डाउट इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सारी तरीके से इसकी क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको अब ये क्लियर हो गया तो अब आप देखिए, अब हमें अगर वोल्टेज निकालना हो, वोल्टेज, तो वोल्टेज इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपान वी आर। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें पावर निकालना हो, पावर निकालना हो तो S इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू एल माइनस क्यू सी का स्क्वायर। यहाँ पे जो वोल्टेज ट्रायंगल बनेगा, सिमिलरली वोल्टेज ट्रायंगल भी वही कहानी होगी, वी एल माइनस वी सी, यहाँ वी सी है, यहाँ वी एल है, दिस इज योर फाई। पावर ट्रायंगल हमें बनाना है सेम टू सेम, ये आपका फाई, ये आपका एस, ये आपका हो जाएगा क्यू एल माइनस क्यू सी, और ये आपका क्या हो जाएगा पी। तो ये आपका हो गया पावर ट्रायंगल। ठीक है, फाई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्यू एल माइनस क्यू सी अपान पी। आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं,
tan इनवर्स QL माइनस QC अपान P। तो ये कंप्लीट आपका सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट है, आपको इसको दिमाग में रखना है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा फिलहाल सिंपली, चूँकि अगर आप सभी पढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगर आप सब का सब पढ़ चुके हैं तो इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है, आप ध्यान रखिएगा, अगर कैपेसिटिव वैल्यू ज़्यादा हुआ तो ये सब का सब इधर शिफ्ट हो जाएगा। कैपेसिटिव वैल्यू ज़्यादा कैसे होगा? कैपेसिटिव ज़्यादा होने के लिए फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा, जो भी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ेगा। इस बात को मैं बहुत डिटेल अच्छे से चर्चा करूँगा। कहाँ पे? इस बात का डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ने घटने से इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे प्रभाव पड़ रहा है, और कोई भी इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस में आ जाता है। मींस अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा घटती है तो कोई भी सर्किट RLC सर्किट इंडक्टिव से कैपेसिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती जाती है तो कोई भी जो है कैपेसिटिव सर्किट इंडक्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कैसे होता है ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो फिलहाल उसमें बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। सो नो डाउट इसमें आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी कि कैसे हमें इन्हें डील करना है, कैसे इन्हें हमें इसमें डील करना है। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं तो VR इज इक्वल टू I, VC इज इक्वल टू IXC, VL इज इक्वल टू IXL। तो ये चीज़ जो है फिलहाल आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। VC इज इक्वल टू IXC, VL इज इक्वल टू IXL, VR इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। तो सीरीज सर्किट में कोई डाउट? अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? केस सेकंड मैंने बता दिया, एज इट इज़ आपका इसी में हो जाएगा। फिलहाल कैसे होगा? XL की वैल्यू XC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सारे के सारे ये वेवफॉर्म ये जो है फेज शिफ्ट होते चले जाएंगे डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो उसमें किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब इस पे अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो सेम टू सेम वैसे इसका एक्टिव रिएक्टिव पावर जो भी आएगा सेम टू सेम, क्योंकि फाई तो अब इसका मिल ही गया है, फाई मिल गया है तो करंट का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। जैसे V ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर ये है तो आप कहेंगे सर I ऑफ टी इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई भी हो सकता है, माइनस फाई भी हो सकता है। इस कंडीशन में जो कंडीशन हमने केस लिया है वहाँ माइनस फाई होगा, जो हमने केस लिया है उसमें क्या होगा? माइनस फाई होगा। सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में प्लस फाई हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जैसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? वोल्टेज से लीड कर जाएगा, और जब सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड करेगा तो आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि कैसे इंडक्टर बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने से सर्किट का नेचर इंडक्टिव हो जा रहा है, कैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ने से सर्किट का नेचर कैपेसिटिव हो जा रहा है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें क्लियर होंगी तो फिलहाल आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। तो चलिए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा कंडीशन इसी के जस्ट अपोजिट आप समझ चुके होंगे, उसको कैसे करते जाना है। थर्ड कंडीशन जो है वो रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन वी विल डिस्कस वेरी डीपली, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग उसके बारे में डील करेंगे और बहुत डिटेल डील करने वाले हैं, क्योंकि रेजोनेंस आपको अच्छे से अगर आता है तो आप हर एक एग्जाम में, ये कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक हैं जहाँ से एग्जामिनर को क्वेश्चन टच करने में मज़ा आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एज ए एग्जामिनर अगर क्वेश्चन सेट करूंगा तो कुछ ऐसे पोर्शंस को सेलेक्ट करूंगा जो फिलहाल लगता है कि रिलेवेंट है, कुछ उसमें नया है, कुछ हटके है। तो रेजोनेंस वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है एक सिंगल सर्किट में, रेजोनेंस सर्किट में इंडक्टिव, कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों कंडीशंस के बारे में हम जानते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन अराइज होते हैं तो कब क्या कैसे होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस का हम अलग से ही पूरा सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लेंगे, फिर हम रेजोनेंस का एक पूरा अलग से लेक्चर ही लेंगे, ठीक है ना। तो आज के फ़िलहाल इस वीडियो में
इतना ही इसमें रखते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखने के बाद फिलहाल फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, इंडक्टर की वैल्यू दे रखा है ना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखा है ना ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस देखते हैं। हमारा रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, R इज इक्वल टू है 20 ओम। तो नो डाउट इसमें कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस देखते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे इसमें जितना पॉसिबल होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल देखते हैं। तो ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज इंटू एल की वैल्यू 0.2 हेनरी। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू क्या आने वाला है, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगा आपका 63। कितना आ जाएगा, 63 ओम। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर हमें निकालना है तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी 1 अपान 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अपान 2 को रहने दीजिए, 3.14 पाई को रहने दीजिए, 3.14 पाई की जगह रख दिया 50 हर्ट्ज। सी की वैल्यू 100 क्या 100 है माइक्रो, मतलब 10 के पावर -6 फैरेड। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 32 ओम आएगा। कितना आएगा, 32 ओम। 63 ओम उसका आया, 32 ओम इसका आया। अब अगर हम लोग पूछें आपसे कि सर्किट का नेचर कैसा होगा, तो आप देख करके ही बता देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली कि सर्किट का नेचर कैसा होगा, सर्किट का नेचर इंडक्टिव होगा। मतलब आप कहेंगे पहली बात तो चूँकि XL is greater than XC, that's why XL minus XC is equal to 31 ओम। इसलिए नेचर ऑफ सर्किट क्या, नेचर ऑफ सर्किट विल बी इंडक्टिव। कैसा होगा सर्किट का नेचर, इंडक्टिव होगा। इसलिए नेचर ऑफ सर्किट विल बी इंडक्टिव। ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये मिल गया तो आप अब Z कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। XL की R की वैल्यू कितनी है 20 प्लस यहाँ 37, डायरेक्टली 31 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 37 अप्रॉक्सीमेटली Z की वैल्यू आना चाहिए। Z की वैल्यू कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 37 ओम आएगा। ठीक है। अब अगर हमें टोटल करंट निकालना है, क्या टोटल करंट सर्किट का, तो आपका टोटल वोल्टेज दे रखा है कितना, टोटल वोल्टेज, टोटल हमें करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपान इम्पिडेंस 220 वोल्ट अपान 37। तो ये 6 एम्पियर के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। अब अगर ये आ गया तो आप एक्टिव पावर VR निकाल सकते हैं, VL निकाल सकते हैं, VC निकाल सकते हैं। एक्टिव पावर निकाल लेंगे कैसे, P इज इक्वल टू I² R। Q निकाल लेंगे I² XL। ठीक है ना, ये इंडक्टिव आएगा। S निकाल लेंगे I² Z। सब आप इजली कैलकुलेट कर लेंगे, सब आप क्या कर लेंगे, बहुत ही इजली कैलकुलेट कर लेंगे। VR, VL और VC कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर पावर फैक्टर कैलकुलेट करने को बोलें तो पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू R/Z। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 20, Z की वैल्यू 37,
0.54 जो भी आए लैगिंग नेचर का, कैसा लैगिंग पावर फैक्टर। अगर आप फाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 0.54 अगर रख देंगे तो यहाँ से फाई की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो फाई की वैल्यू होगी ये कितनी आएगी, ये लगभग 57 पॉइंट समथिंग आएगा, 57.18 जो भी आना होगा, ये फाई की वैल्यू आ जाएगी डिग्री में। किस में आ जाएगी, डिग्री में आ जाएगी। तो फाइनली आप किसी भी सर्किट को इतने तरीके से डील कर सकते हैं, ये चीज़ें ऐसे ऐसे आप इसमें कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब सीरीज सर्किट यहाँ पे हमारा ओवर होता है, सीरीज सर्किट ओवर होता है, और हम लोग सीरीज सर्किट से रिलेटेड एक समरी पढ़ते हैं। सीरीज सर्किट की हम लोग समरी देखते हैं। समरी में हम क्या क्या देखेंगे, तो चलिए देखते हैं समरी में हमें क्या क्या जानना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ सर्किट है। टाइप ऑफ सर्किट में सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। इसका इम्पीडेंस जो Z इज इक्वल टू आएगा वो सिर्फ और सिर्फ R आएगा, ठीक है ना। फेज एंगल फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0, मतलब यहाँ पे ना ही करंट लीडिंग होगा ना ही लैगिंग होगा। पावर फैक्टर कितना आएगा भाई, पावर फैक्टर यूनिटी आएगा, पावर फैक्टर आपका यूनिटी आएगा, 1 आएगा प्योर रजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में Z की वैल्यू हो जाएगा ओमेगा एल या XL आप लिख सकते हैं, ठीक है। फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कैसा लैग, तो पावर फैक्टर कैसा होगा 0 डिग्री 0 लैगिंग, पावर फैक्टर कैसा होगा 0 लैगिंग। सिमिलरली C के लिए देखिएगा, C के लिए Z इज इक्वल टू ओमेगा, Z इज इक्वल टू 1/ओमेगा C मतलब XC, ठीक है ना। फाई की वैल्यू 90 डिग्री कैसा लीड, यहाँ पे 0 कैसा लीड, लीडिंग नेचर, ठीक है ना। अगला देखिए सीरीज में अब आते हैं RL सर्किट। RL सर्किट का इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट, या आप लिखेंगे ऐसे लिखते हैं R प्लस JXL, ठीक है ना। फाई क्या होगा, फाई ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 होगा, नेचर कैसा होगा लैगिंग, ठीक है ना। पावर फैक्टर कैसा होगा भाई, लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन पावर फैक्टर 1 होगा। सिमिलरली RC सर्किट देख लेते हैं। RC सर्किट Z इज इक्वल टू R माइनस JXC, फाई की वैल्यू लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 लीडिंग होगा, कैसा होगा लीडिंग होगा। पावर फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 कैसा लीडिंग, और यहाँ लैग, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए RLC सर्किट पढ़ते हैं। RLC यहाँ Z इज इक्वल टू केस फर्स्ट अगर पढ़े तब केस फर्स्ट, लेकिन छोड़ो जाने दो, केस फर्स्ट सेकेंड अगर आपको समझ में आ गया स्टार्टिंग में तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। R प्लस JXL माइनस XC, ठीक है ना, जब XL इज ग्रेटर देन XC है। फाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 और ग्रेटर देन क्या होगा, फाई की वैल्यू लगभग जो है बिटवीन 0 to 90 होगा, लीड या लैग हो सकता है। अगर पहला केस हम लोग लेकर के चलेंगे XL इज ग्रेटर देन XC तो यही होगा, और कैसा होगा लैग होगा। पावर फैक्टर कैसा होगा लेस देन 1, कैसा होगा लैगिंग होगा। अगर यहीं पे हम केस सेकेंड ले लें XC इज ग्रेटर देन XL तो Z इज इक्वल टू R प्लस JXC माइनस XL, यहाँ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 90 होगा ग्रेटर देन 0 होगा, बट लीडिंग नेचर का होगा, कैसा लीडिंग नेचर होगा। पावर फैक्टर भी यही होगा बट
लीडिंग होगा। कैसा होगा? लीडिंग होगा। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट समरी रही फिलहाल सीरीज सर्किट की जो हमने आपको पढ़ाई है। पूरी सीरीज सर्किट की ये समरी है। इसको आप पूरा सीरीज सर्किट पढ़ने के बाद लास्ट में ले जा कर के इसको आप बना लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, काफ़ी ये हेल्पफुल है, पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं अच्छे से, और ये एक झटके में आपको याद रहेगा। और ये सिर्फ आप इसको बेसिक समझ के मत चलिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा आपका पावर सिस्टम मशीन आपका बिल्कुल इजी करके रखेगा। अदरवाइज आप हमेशा परेशान रहेंगे कि कैसे पावर सिस्टम को डील करें, कैसे मशीन को डील करें। सबसे पहले आपको बेसिक डील करने आना चाहिए। पावर सिस्टम मशीन आपका बहुत इजी हो जाएगा, नो डाउट सब कुछ समझ में आएगा। तो आई होप आपने इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिया होगा। और फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।